Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. आज की वीडियो it's going to be really special. हालांकि every video is pretty good, but आज की वीडियो में there are some very good words that will change the way you use the English language. Hopefully काफ़ी सारे words आप imbibe करेंगे और use भी करना start कर देंगे in your everyday life. So without wasting a single moment, let us begin. कोट ऑफ द डे को डिस्कस करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग एक बार हमारी जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सोच विचार हैं हमारे, उसको पीछे रखकर एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी के जो वर्क एथिक है, जो इनकी डिटर्मिनेशन है, जो हार्ड वर्क ये देते हैं अपने काम के प्रति, उसको अप्रिशिएट करेंगे. वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल यू विल एवर सी. इनकी कोट है, No form, no manifestation of knowledge is senseless. मैं नहीं मानता कि इस कोट को ज़्यादा एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है. अपने आप में ये कोट बहुत कुछ कह देती है. Now let's begin with the vocab. इडियम से शुरुआत करते हैं. Stem to stern. देखिए इसका अर्थ क्या है. It basically means आगे से पीछे तक. मगर stem क्यों, stern क्यों सर, ये क्या है? देखो शिप होती है ना, उसमें जो आगे और जो पीछे का जो पोर्शन होता है उसको स्टेम और स्टर्न कहते हैं. सो वहीं से ये ईडियम आता है, आगे से लेकर पीछे तक, फ्रॉम वन एंड टू अनदर. इसके लिए हमने दो सेंटेंस बनाए हैं यहाँ पे टू मेक इट मोर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. दैट इज, आई हैड टू रेनोवेट द हाउस फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न. तो क्या मैंने सिर्फ एक पोर्शन रेनोवेट किया? नहीं, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आगे से लेकर पीछे तक पूरा घर मुझे रेनोवेट करना पड़ा. हम ये भी कह सकते हैं द शिप वॉज डेकोरेटेड फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न टू मार्क द 10 ईयर एनिवर्सरी. तो खैर वो अलग चीज़ है. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि शिप आगे से लेकर पीछे तक, दोनों एंड्स तक डेकोरेटेड थी, सजी हुई थी. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, स्टेम टू स्टर्न, एंड मेक श्योर यू रिमेंबर इट. द नेक्स्ट वर्ड इज डिसएन्चेंटमेंट. अब देखो यहाँ पर अगर हम डिस को हटा दें तो ये वर्ड ना हमको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा. पहले सिर्फ एन्चेंटमेंट डिस्कस करते हैं, फिर पूरा समझाऊंगा वर्ड. डिसएन्चेंटमेंट का क्या मतलब होता है? देखो, एन्चेंटमेंट मीन्स मंत्रमुग्ध कर देना, एक तरीके से फैसिनेशन होना किसी चीज़ के प्रति, अट्रैक्शन होना, टू बी बिविच्ड बाय समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपको याद होगा, हमको अगर कोई खिलौना दिखता था, कोई ऐसा खिलौना जो उड़ सकता है या बोल सकता है, कोई अनोखे फीचर वाला, सो क्या होता था? We were enchanted by that toy. हम फैसिनेट हो जाते थे, ठीक है. वो हमको कैप्टिवेट कर देता रहा, हमारी जो अटेंशन थी उसको कैप्चर कर लेता रहा, ठीक है. तो ये होती है एन्चेंटमेंट, किसी को मंत्रमुग्ध कर देना. अच्छा, तो डिसएन्चेंटमेंट क्या होगी? उसका उल्टा मतलब कि देखो पहली बात तो आपको एन्चेंटमेंट किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से ही हो सकती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी है, उसको मैरिज के आइडिया से उसको बड़ी एन्चेंटमेंट है, बड़ा रोमांटिक किस्म का आदमी है. वो बिलीव करता है कि बस एक बार शादी हो जाए, आई विल लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ. बट वंस ही गेट्स मैरिड, उसको पता लगता है कि ओके, लाइफ में कोई चेंज आता नहीं है, उल्टा लाइफ ख़राब हो जाती है. एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, ठीक है. तो उसके साथ क्या होगा? ही विल बी डिसएन्चेंटेड. जो उसने ख्वाब ख्याल बना रखे थे, एक रोमांटिसाइज कर रखा था पूरे कॉन्सेप्ट को, तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट आएगी वहाँ पर. तो उसका जो इल्यूजन था, जो एक तरीके से जो एक इल्यूजन उसको फैसिनेट करता रहा, अट्रैक्ट करता रहा, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है. ही विल बी डिसएन्चेंटेड, ठीक है. फैसिनेशन, अट्रैक्शन सब उसकी जो भी थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. तो हम कह सकते हैं डिसएन्चेंटमेंट मीन्स अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग यू प्रीवियसली रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड, ठीक है. डिसइल्यूजनमेंट, तो इसके कुछ यहाँ पे सिनोनिम्स हैं. डिसइल्यूजनमेंट हमने बात कर ली है. इल्यूजन होना, उसका उल्टा. इल्यूजन जो भी ये होता है ना, वो उतर जाना, ठीक है. डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हो, डिससेटिस्फैक्शन भी कह सकते हो, डिसकंटेंट, और रूड अवेकनिंग. रूड अवेकनिंग देखो मतलब कि जाग जाना. रूड अवेकनिंग होती है थोड़ा सा रूड तरीके से किसी को जगाना. चले फॉर एग्जांपल, आपने सोच रखा हो एक बार बैंक पीओ बन जाऊँ, ज़िंदगी बदल जाएगी वगैरह, आप लग गए वहाँ पे बैंक पीओ. पता लगा हफ्ते में इतने दिन काम करना पड़ता है, इतना और इतने घंटे काम करना पड़ता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो सडनली आपको एक रूड अवेकनिंग आएगी, आप कहोगे मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था ना. एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ऑफकोर्स. ऑलराइट, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया है. मैनी वोटर्स इन अमेरिका
आर नाउ एक्सपीरियंसिंग डिसएन्चैंटमेंट बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स बैड पॉलिसीज। तो इनिशियली क्या था, जब डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन अपना चला रहे थे, वो हिलरी क्लिंटन के खिलाफ खड़े हुए, तो एवरीवन वाज एन्चेंटेड कि ये कौन सा ये अजीब सा बिजनेसमैन है, अनोखी बातें कर रहा है। सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे, एवरीवन वाज फैसिनेटेड। बट अब 100 दिन हो गए हैं उनकी प्रेसिडेंसी को, तो अब क्या हो रहा है, जो भी इल्यूजन था वो ख़त्म हो रहा है और लोग रियलिटी पे आ रहे हैं कि ये आदमी तो वैसा है ही नहीं जैसा हमने सोचा था। ऑलराइट, सो दिस इज डिसएन्चेंटमेंट। अच्छा देखो, अगला शब्द है यहाँ पर चेस्टनिंग। चेस्टनिंग, ये शब्द जो है चेस्टन से आता है, ये चेस्ट से आता है, अभी सब समझाऊंगा। पहले द हिंदू में यूज़ कैसे कर रहे हैं वो देख लो। द लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बिन अ चेस्टनिंग स्पेल फॉर द BCCI। अच्छा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरीके से उनको हम्बल कर दिया गया, उनको दंड करके ठीक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट यही कर दिया है। जो BCCI जो पर लगा के उड़ रहा था कि कोई हमको रोक नहीं सकता, हम जो चाहें हम कर सकते हैं, अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उनको हम्बल कर दिया, उनको डिफ्लेट कर दिया। देखो, एक तो होता है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब हवा भरना। हम गुब्बारे को क्या करते हैं, हम उसको इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। इसी से एक वर्ड बनता है इन्फ्लेशन। तो उससे क्या होता है, प्राइसेस उठ रहे होते हैं, इन्फ्लेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बढ़ रहे होते हैं, एक्सपैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डीफ्लेट मतलब कि हवा निकाल देना, ऑलमोस्ट किसी को हम्बल कर देना। जो चेस्टन का ये मतलब होता है, वर्ब है ये, मतलब कि टू ब्रिंग डाउन, किसी को डिसिप्लिन करना। और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है, उनको एक तरीके से BCCI को बता दिया है कि आप पे अच्छे से कार्रवाई हो सकती है और अब आप इन रूल्स के हिसाब से चलेंगे, जो आप अब तक कर रहे थे वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस पर हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया बहुत बढ़िया। गोइंग टू द बोर्डिंग स्कूल वॉज अ चेस्टनिंग एक्सपीरियंस। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसका जो भी ईगो था, जो वहाँ पे गया बच्चा, उसको तोड़ के उसको डिसिप्लिन किया गया, उसको सबड्यू करा, हम्बल बनाया गया, उसको दंड करके, उसको दंड दे के ठीक करा उसको अच्छे से, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, सीधी सी बात है, कोई ऐसी चीज़ जो आपका ईगो, अभिमान जो बढ़ाए और आपको फील कराए कि आप बलवान हो वगैरह। तो इसके एंटोनिम होंगे अपलॉड करना, बोस्ट करना, सेलिब्रेट करना, चीयर करना, ठीक है। तो इस सब का उल्टा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, चेस्टनिंग। देखो, अगला यहाँ पर जो शब्द है वो है नी जर्क। नी जर्क रिएक्शन, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर्स, बुक्स वगैरह बहुत जगह यूज़ होता है, एंड पीपल डोंट रियली नो व्हाट इट मीन्स। तो आज आई विल मेक इट क्रिस्टल क्लियर। देखो, नी जर्क रिएक्शन होता है एक ऑटोमेटिक रिएक्शन जो ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव हो, ऑलमोस्ट आप बिना सोचे समझे वो आप एक रिएक्शन दे देते हो हर बार, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अनइंटेंशनल, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी वो रिएक्शन देने की, वो बस ऑटोमेटिक आ गया, समझाऊंगा अभी सब कुछ, ठीक है। अनइंटेंडेड वही, ठीक है। एक्सीडेंटल, अनथिंकिंग, अनप्रीमेडिटेटेड। प्रीमेडिटेटेड होता है पहले से आप सोच समझ के रख लो, चले होता है ना, कहते हैं ये प्रीमेडिटेटेड मर्डर है, ठीक है। तो ये अनप्रीमेडिटेटेड मतलब सोचा समझा कुछ नहीं था, अनप्लैंड, बिना सोचे। अच्छा, तो नी क्यों है, जर्क क्यों है? देखो, आपका जो नी है ना, ये होता है नी, घुटना, ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ये हैमर है ना, इससे इसको मारा जाए हल्का सा, बिल्कुल एक सर्टन पॉइंट पे हल्का सा उसको आप अगर हिट करोगे तो क्या होगा, आपकी टांग इमीडिएटली जो ऐसे थी ना, अचानक से ऊपर आ जाएगी। कभी करके देखना। और कई लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं भी होता, बट ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि बिल्कुल नी के हल्के से नीचे का एक पोर्शन होता है, वहाँ पर अगर आप हिट करोगे किसी ऐसी वस्तु से तो इमीडिएटली आपकी जो टांग है वो खड़ी हो जाएगी। तो वो क्या है, वो एक ऑटोमेटिक रिएक्शन है, इट इज़ अ नी जर्क रिएक्शन। आपने सोचा नहीं था कि हाँ मुझे ये करेंगे तो मैं ऐसे करूँगा, बॉडी अपने आप ही ऐसा कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका सेंटेंस बनाया है, माई इनिशियल रिएक्शन वॉज टू गेट एंग्री बट इट वॉज अ नी जर्क रिएक्शन। तो जब पहली बार मुझे गुस्सा आया इनिशियली, तो बाद में मुझे पता लगा कि बस एक नी जर्क रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की स्टेट के बारे में कुछ ख़राब कोई बोल दे, किसी की लैंग्वेज के बारे में कोई ख़राब बोल दे, तो एक नी जर्क रिएक्शन होता है, बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है आपको, ठीक है। सो वो क्या है, वो एक नी जर्क रिएक्शन है। आगे देखिए, आपके लिए एक एंटोनिम बेस्ड MCQ है। ये वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ट्रैंक्विल का एंटोनिम मतलब उसका उल्टा बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिएगा। मैं आपको PDF में इसका आपको आंसर दे दूंगा। PDF आपको पता ही है, फेसबुक, टेलीग्राम हर जगह उपलब्ध होती है।
द नेक्स्ट वर्ड इज आर्म्स। आर्म्स क्या होते हैं? देखो, आर्म्स होते हैं जो आप एक तरीके से भिक्षा देते हो किसी गरीब आदमी को। एक डोनेशन होती है, चैरिटी होती है, हैंड आउट या हैंड आउट्स, गिफ्ट कह लो, जो ज़्यादातर हिस्टोरिकली इस जो वर्ड को यूज़ किया जाता है गरीब लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, जो गरीबों को आप एक तरीके से डोनेशन देते हो, ठीक है। तो सिंपल सा वर्ड है, डजंट रियली रिक्वायर्ड अ वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। तो इसका यहाँ पे सेंटेंस होगा, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दोज हु नीडेड इट। आपको अगर थोड़ा मन करे इससे ज़्यादा फैंसी सेंटेंस बना देना, मैंने ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए ये सिंपल सा बेसिक सेंटेंस बनाया है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है ईऑन। ये इसकी स्पेलिंग दोनों हो सकती है। ब्रिटिश इंग्लिश में ईऑन बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में ईऑन कहते हैं, बट इसको आप अगर बुक्स वगैरह में पढ़ोगे ज़्यादातर आपको ये स्पेलिंग मिलेगी, तो मैंने मेन स्पेलिंग यहाँ पर ये रखी है, ठीक है। ईऑन, दोनों को प्रोनाउंस करने का तरीका सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है सर? देखो, इसका मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादातर रेटोरिक में काफ़ी यूज़ होता है, कोई बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बतानी है वहाँ पर बहुत यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स, एक लाइफ टाइम, एक लेंथ ऑफ लाइफ, एक लंबा समय बेसिकली। तो इसके लिए 3 सेंटेंसेस हैं हमारे पास। इफ़ वायलेंस वॉज इफेक्टिव वी वुड हैव हैड अ पीसफुल प्लैनेट ईऑन्स अगो। तो अगर हिंसा सच में इफेक्टिव होती, हिंसा का कुछ रिजल्ट निकलता, तो हमारा प्लैनेट में तो मतलब बहुत शांति होती, क्योंकि हमने इतनी हिंसा ऑलरेडी कर रखी है। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हिंसा से शांति आती नहीं है, ठीक है, शांति का रास्ता कुछ और है। तो यहाँ पर इसका दूसरा सेंटेंस है, विमेन एंड चिल्ड्रन हैव बिन टारगेट्स ऑफ वायलेंस फॉर ईऑन्स, सदियों से। अच्छा, तो फाइनली हम ये भी कह सकते हैं, ही वेटेड फॉर हर लेटर टू अराइव फॉर वॉट सीम्ड लाइक ईऑन्स। तो वो जो लेटर का जो वेट कर रहा था, चिट्ठी का वेट कर रहा था, तो उसको लग रहा कि ऐसे लग रहा है कि कई सदियां बीत चुकी हैं, कई लंबा समय बीत चुका है, ठीक है। तो कभी कभी आप जब किसी का बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेशन से वेट कर रहे हो, ईगरनेस से वेट कर रहे हो, तो इट फील्स लाइक इट हैज़ बिन व्हाट ईऑन्स, ऑलराइट। ऑमनिशेंट। अच्छा देखो, ऑमनिशेंट क्या होता है? देखो, ऑमनिशेंट वो होता है, वो कोई बीइंग हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, जो सब कुछ जानता है, जो सर्वज्ञानी है ऑलमोस्ट कह लो, ठीक है, सर्वज्ञ है और सब कुछ देख सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है, ठीक है, सब उसको पता है यूनिवर्स कहाँ से आया है, हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। ही इज़ ऑमनिसेंट, ठीक है। तो भगवान के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर ये। यहाँ पर 2 सेंटेंस मैंने बनाए हैं। एन ऑमनिसेंट ऑथर नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीबॉडी इन द स्टोरी। तो अब कोई आप कहानी पढ़ो, उसमें अगर मान लो जो ऑथर है वही सब कुछ आपको बता रहा है कि फिर दोनों मिले, दोनों बिछड़े, दोनों की मौत हो गई, तो वो ऑथर क्या है उस किताब के हिसाब से? ही इज़ ऑमनिसेंट, उसको सब पता है, सबकी फीलिंग्स के बारे में पता है, वो सोच क्या रहे हैं उसके बारे में पता है, वो सब कुछ देख सकता है जो बाकी कैरेक्टर्स नहीं देख पा रहे, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये गॉड, भगवान, अल्लाह के लिए, कि गॉड इज़ ऑमनिपोटेंट एंड ऑमनिसेंट। अब आप कहोगे सर आपने ऑमनिसेंट तो समझा दिया, ये ऑमनिपोटेंट क्या है ये भी समझते हैं। ऑमनिपोटेंट होता है सबसे ज़्यादा जो ताकतवर हो, सुप्रीम हो, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, जो चाहे कुछ भी कर सकता है, धरती को ख़त्म कर ले, सोलर सिस्टम को ख़त्म कर ले, सूरज को हटा दे। तो ये भी हम किसके लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं? गॉड के लिए, ठीक है। सर्वशक्तिमान मतलब होता है ऑमनिपोटेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके 2 सेंटेंस बनाए हैं। द डिक्टेटर प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज ऑमनिपोटेंट थ्रू प्रोपागेंडा। तो कई जो होते हैं तानाशाह, वो भी अपने आप को प्रोपागेंडा के ज़रिए दिखाते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है। जैसे हिटलर, मुसोलिनी, ये स्टालिन, ये सब लोग क्या करते रहे, प्रोपागेंडा के की तरह अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाते थे लोगों की नज़र में। अच्छा, उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सुपरमैन को प्रेजेंट किया जाता है एक ऑमनिपोटेंट सुपर हीरो की तरह। तो आपने देखा होगा कुछ होता ही नहीं है उसको, आप बुलेट मार लो नहीं मरेगा, आग में फेंक दो नहीं मरेगा, उड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक पता नहीं कोई मूवी में आई थिंक धरती को भी उसने हिला दिया था। तो वो क्या है, उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे वो ऑमनिपोटेंट है, ठीक है। तो ये जो 2 शब्द है ना, ये ऑमनिसेंट और ऑमनिपोटेंट, दोनों ज़्यादातर भगवान, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हैं ऊपर वाले, उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑलराइट। तो ये दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पर सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा।
अच्छा, कल आपसे मैंने एक ईडियम पूछा था, द नोम्स ऑफ ज़ुरिच। इसका आपको मैंने मतलब एक क्वेश्चन दिया था, तो आप लोगों ने इसका आंसर दिया है समवर राइट समवर रॉन्ग। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ मतलब क्या है। इट मीन्स बिग इंटरनेशनल बैंकर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि नोम्स क्या है, ज़ुरिच से क्या रिलेशन है इसका। लेट्स एक्सप्लेन। देखो, नोम्स ऑफ ज़ुरिच जो है ना, ये एक स्लैंग की तरह लोग यूज़ करते हैं स्विट्ज़रलैंड के बैंकर्स के लिए। जैसे आपको पता है इंडिया में तो खैर बहुत फेमस है, जो भी काला धन होता है वो ज़्यादातर कहाँ लोग कहते हैं, कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स में लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि देखो वहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं। तो स्विस बैंकर्स को माना जाता है कि वो पॉपुलर हैं इसी चीज़ के लिए कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं, किसी को बताते नहीं है कि किसके पैसे किसके हैं। तो वहाँ पर पैसे रखना काफ़ी हद तक एक फ़ायदे का सौदा होता है उन लोगों के लिए जिनके पास काला धन हो बहुत सारा। तो अब आप कहोगे ठीक है, यहाँ पे ज़ुरिच की बात समझ में आ गई। ज़ुरिच बाय द वे कमर्शियल कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की, ठीक है। तो काला धन वहीं पे लोग ज़्यादातर कहते हैं कि ज़ुरिच के बैंक्स जो हैं वहाँ पे जो जमा करते हैं। अब नोम्स क्या होते हैं? ये साइलेंट है, जी साइलेंट है, यहाँ पे नोम्स बोलते हैं इसको। नोम्स ये लोग होते हैं, ये जो परी कथाओं में छोटे से ये जादुई से बौने होते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि बहुत सारा कुछ पैसा वगैरह जो होता है ना, उसको कहीं पर छुपा के रखते हैं। तो यहाँ पर वही ताने के रूप में बैंकर्स को नोम्स कह रहे हैं कि नोम्स की तरह बिहेव करते हैं, किसी को बताते नहीं है कि उनका खजाना कहाँ पर है और रहते कहाँ पे हैं, ज़ुरिच में रहते हैं। तो ये बन गया नोम्स ऑफ ज़ुरिच, ठीक है। जो लोग एक तरीके से इंटरनेशनल बैंकर्स हैं जो पैसा लोगों का छुपाते हैं, ठीक है। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, देखिए आपको सेंटेंस बनाने हैं ऑमनिपोटेंट और ऑमनिसेंट पे, ठीक है। सो डू योर बेस्ट। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर सेंटेंस बनाना। जो सेंटेंस नहीं बना रहे तो उनको यही बोलूँगा कि चेक कर लेना कि दूसरे सेंटेंस क्या बना रहे हैं, शायद आप उनसे कुछ थोड़ा बहुत इंस्पायर हो पाएँ कि किसी दिन आप भी सेंटेंस बनाना शुरू करें। एंड इस वीडियो को सर्कुलेट ज़रूर करिएगा ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी है, क्योंकि इफ़ देयर आर्ट इनफ व्यूअर्स तो आई वॉन्ट रियली फील मोटिवेटेड इनफ टू मेक दीज वीडियोज़ एवरी सिंगल डे। सो और उसके अलावा मैंने फेसबुक पे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक किताब का फर्स्ट चैप्टर मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा, तो वो मैंने डिसाइड कर लिया है बाय पॉपुलर वोट। मैं अल्केमिस्ट जो एक किताब है उसका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और ये वीडियो आपको सैटरडे या संडे तक आपको मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग एक टेस्ट रखेंगे एंड आफ्टर दैट मैं आपके लिए सेंटेंस करेक्शन वाली वीडियोस भी ले आऊँगा फॉर योर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। सो नाउ like this video, hit the like button, and I will see you tomorrow. Yeah.